हम सभी हमारा शिक्षा संस्थान हमारा तीर्थ कैसे बने, इस विषय पर विचार कर रहे हैं। यह महाविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। शिक्षक भारतीय संस्कृति का अग्रदूत रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों जैसे शिक्षा संस्थानों के कारण विश्व की सारी प्रतिभाएं भारत की ओर आकर्षित होती थी और ऐसे शिक्षा केंद्रों में जो विद्यार्थी निकलते थे और जो वहां के गुरु थे, उनकी पहचान विश्व के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में थी। इसी कारण भारत विश्व का एक सांस्कृतिक प्रतिमान बना, उदाहरण बना। आज यह विचार का बिंदु है कि कभी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाला भारत के शिक्षा केंद्र आज जमीन पर घिसट क्यों रहे हैं। आज जब शिक्षालयों की हालत देखी जा रही है तो यह पता चल रहा है कि वे सिर्फ डिग्री बांटने के केंद्र के रूप में तब्दील हो गए हैं। वहां से निकलने वाली प्रतिभाएं वहां की डिग्री के साथ किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी छाप नहीं छोड़ पा रही हैं। तो जब कभी भी आपका अतीत बहुत गौरवशाली हो तो वर्तमान की हीनता और भी ज्यादा खलती है। तो हमारा शैक्षिक संस्थान हमारा तीर्थ कैसे बने, इस विषय पर जब हम विचार कर रहे हैं तो कभी भी नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को हम ध्यान में रखेंगे तो यह तुलना आज की स्थिति में सही नहीं होगी। इसलिए सही नहीं होगी क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय चेतना की उस ऊंचाई को छू चुके थे, ज्ञान की आराधना के उस महाआकाश में उड़ रहे थे, जहां पर बांसवाड़ा जैसे शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्र के शैक्षिक संस्थान सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद हमें यह देखना होगा कि आज जो भी स्थिति दयनीय बनी है उसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय की सफलता की जो ऊंचाइयां थी उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे। तो जब कभी भी मैं दृष्टिपात करता हूं और तुलना करता हूं तो यह पाता हूं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र पुष्पक विमान के समान आकाश में उड़ा करते थे। ज्ञान की आराधना ने चेतना को उन ऊंचाइयों पर
पहुंचाया था, जहां हमारे व्यक्तित्व के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था। और विद्या के इतने आयाम थे और इतनी गहराई थी कि वहां अहर्निश 24 घंटे शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या की आराधना किया करते थे। आज के शैक्षिक संस्थान में, खासकर मैं जिस कॉलेज में हूं, हमारा विद्यार्थी के साथ संपर्क 6 घंटे का लगभग होता है। उसमें से भी कुछ घंटे जिस समय सब्जेक्ट के क्लास होते हैं उसका होता है, उसी समय संपर्क होता है। अब 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के क्लास में हम विद्यार्थियों को वह कैसे दे पाएंगे जो प्राचीन काल का अहर्निश ज्ञान की साधना में लगने वाला गुरु 24 घंटे अपने पास रहने वाले विद्यार्थी को दे पाता था। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। पुष्पक विमान के समान कोई एरोप्लेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्मा के जंगलों में गिर गया। वहां पर वह कई दिनों तक विमान पड़ा हुआ था आदिवासी इलाके में। ज्यों ही वहां पर रहने वाले आदिवासी लोगों ने देखा तो उन्होंने समझा कि ये 4 पहिए हैं, इसको बैलगाड़ी की तरह हम उपयोग कर सकते हैं। और बैलगाड़ी की तरह उस विमान को कुछ दिनों तक चलाया गया। कुछ दिनों के बाद शहर का एक व्यक्ति आया जो कार ट्रक चलाने में कुशल था। उसने कहा कि बैल को हटाओ और यह तो कार की तरह दौड़ाई जा सकती है। उसने उसी विमान को कार की तरह दौड़ाया जिसको बैलगाड़ी की तरह चलाया जा रहा था। कुछ दिनों के बाद उस इलाके में एक विमान चालक आया, पायलट आया। उसने कहा कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो? यह तो आकाश में उड़ने वाला विमान है। उसने न पता उस गाड़ी में बैठकर कोई ऐसा यंत्र दबाया कि वह कुछ देर दौड़ने के बाद आकाश में उड़ने लगा। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हमारा ज्ञान जिस लेवल का होता है, हम किसी भी वस्तु या मानव का उपयोग उसी लेवल तक कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है और शिक्षा केंद्र किसी भी इलाके में तीर्थ के समान होते हैं। लेकिन यहां पर तीर्थ का मतलब भी हमें समझना होगा। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र जहां पर पहुंचते ही किसी भी व्यक्ति को परम ऊंचाइयां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे महासागर में कोई नाव डाल दी जाए तो उसमें यदि चप्पू चलाया जाए तो वह चप्पू चलाने से नाव बहुत तेजी से गति नहीं कर सकती। लेकिन हवाएं तेज बह रही हो,
सिर्फ व्यक्ति अपने नाव की पाल खोल दे तो नाव की गति अद्भुत होगी। तीर्थ का महत्व यही होता है कि कोई भी चेतना उस जगह पर पहुंचती है और सिर्फ अपने नाव की पाल खोल देती हैं तो परम चेतना से जुड़कर परम ऊंचाइयां ले लेती हैं। अब ऐसे हालात में हमें यह देखना है कि इस पुष्पक विमान रूपी वाहन में 4 पहिए थे। उन 4 पहियों को शिक्षा की भाषा में कहें तो वे 4 पहिए थे शिष्य, गुरु, सरकार और समाज। शिक्षा रूपी पुष्प के ये 4 पर्ण होते हैं, या कहिए कि शिक्षा रूपी पुष्पक विमान के ये 4 पहिए होते हैं। अब इन 4 पहियों की स्थिति यदि समान नहीं हो तो किसी भी गाड़ी की गति पकड़ना मुश्किल है। आज की शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि कोई वाहन पड़ा हुआ है और उसे कोई आगे से धक्का दे रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई साइड से धक्का दे रहा है, लेकिन वो वाहन कहीं भी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को भी दिशा बोध नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक दिशा बोध देने का काम किया है और उसके संबंध में उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि अतुल कोठारी और डॉक्टर चांद किरण जी की पुस्तक को मैंने पढ़ा तो शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दृष्टि क्या है इसकी विशेष जानकारी मिली। तो भारतीय दृष्टि में टीचिंग शब्द, टीचर शब्द का उपयोग हमारी संस्कृति ने नहीं किया है। हमारी संस्कृति में शब्द का उपयोग होता था गुरु। गुरु एक विद्यार्थी उसको हमारी संस्कृति में कहा जाता था जो कुतूहलवश किसी भी जानकारी को पाना चाहता था। लेकिन विद्यार्थी जब ऊंचाइयां पकड़ता था तब शिष्य हो जाता था। शिष्य सिर्फ किसी भी जानकारी को पाना नहीं चाहता था, वह अपना जीवन बदलने के लिए तत्पर होता था। और यही शिष्य आगे जाकर के मुमुक्षु हो जाता था, जो सिर्फ जीवन बदलना ही नहीं, इस जीवन में मुक्ति भी पाना चाहता था। इसी प्रकार से शिक्षक गुरु की ऊंचाइयां पाता था और गुरु ही बाद में भगवान का रूप हो जाता था। कबीर कह सके, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु तो होरे, गोविंद दियो बता। तो यहां पर यह देखना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण शिष्य जो है वह ज्ञान का प्यासा होता था। बांसवाड़ा एकलव्य की धरती है। एकलव्य का उदाहरण यह बताता है कि ज्ञान की प्यास हो तो व्यक्ति किसी भी माध्यम को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बना सकता है। गुरुवर द्वारा मना कर दिए जाने पर उनकी मूर्ति बना करके एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली। यह ज्ञान का प्यासा विद्यार्थी आज ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। यह ज्ञान की प्यास विद्यार्थी को लाती थी नालंदा, तक्षशिला के विश्वविद्यालयों तक। तो एक तो ज्ञान की प्यास की भारी कमी इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं। विद्यार्थी सिर्फ स्कॉलरशिप या अन्य प्रकार की सूचनाओं में उत्सुक हैं। वे मौलिक पुस्तकें
खरीदते नहीं हैं, सिर्फ पासबुक पढ़ कर करके किसी भी हिसाब से परीक्षा में पास होने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। तो यह शिष्य के पाए बिना, हुए बिना इस शिक्षा में गति नहीं हो सकती। दूसरा है गुरु शब्द। हमारी संस्कृति में शिक्षक, उपाध्याय आदि शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन गुरु हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का चरम आदर्श था। भारत की पावन वसुधा पर गुरुपद पूजित और महान, वेदों में भी किया गया इस पावन पद का बड़ा बखान। देवों से भी पहले जिसका नाम उचारा जाता था, जो सच्चा पथ दर्शन देकर मंजिल तक पहुंचाता था। गुरु शिष्य का यह शुभ नाता सोचो पावन है कितना, हिमगिरी के शिखरों से निकले गंगा मां के जल जितना। इस नाते की मर्यादा को निभा सके हम कुछ ऐसे, गुरुवर रामकृष्ण बन जाएं, शिष्य विवेकानंद जैसे। ये दो आदर्श हैं, शिष्य विवेकानंद जैसा और गुरुवर रामकृष्ण जैसा। उन्होंने अपनी सारी थाती अपने शिष्य को सौंप दी। आज की जो यह दोनों संबंध है शिष्य गुरु का, वह छात्र और शिक्षक के रूप में तब्दील हो चुके हैं और वह भी निरंतर गिरावट की ओर हैं। यह बहुत चिंता की बात है। लब्धा अस्पदो अस्मि विवाद भीर तितिक्षमानस्य परे निंदाम यस्य आगमः केवल आजीविकाय तम ज्ञानपन्यम वनियम वदंती। कालिदास ने कहा कि पद पा गया, लब्धास्पदो अस्मि, विवाद भीर, विवाद से डरता हूं, तितिक्षमानस्य परे निंदा, यस्य आगमः केवल आजीविकाय, केवल जीविकाय, जिसकी आजीविका के लिए है ज्ञान, उसको ज्ञान का बनिया कहते हैं। गुरु तो ऐसा ज्ञान का सागर होता था जो लुटाने के लिए अपने आप को तैयार होता था। लेकिन शिष्य और गुरु के संबंध के साथ उस समय की शिक्षा व्यवस्था में एक और बात ध्यान देनी होगी कि सरकार यानी राजा की कैसी भूमिका होती थी, आज की सरकारों की कैसी भूमिका है, हमें इस बात पर भी विचार करना होगा। रघुवंशम में राजा रघु जब वशिष्ठ के आश्रम में अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ जाते हैं, तो वे उस समय अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं। राजा खड़ा होकर इंतजार करते हैं। अध्ययन अध्यापन का इतना महत्व था, इसीलिए भारतीय संस्कृति में सम्राट से भी ऊंचा गुरु का स्थान। सम्राटों का स्थान, हर सम्राट का अपना गुरु होता था। एक छोटी सी कहानी समझने लायक है। बुद्ध जब एक राज्य में प्रवेश किए तो वहां के मंत्री ने राजा को कहा कि आपको बुद्ध का स्वागत राज्य की सीमा पर चलकर करना चाहिए। राजा नया नया था, उसने कहा कि मैं राजा होकर उस भिक्षु बुद्ध के लिए राज्य की सीमा तक जाऊं स्वागत करने के लिए, क्या यह शोभा देगी बात? उस मंत्री ने कहा कि हे राजन, यदि आप नहीं जाएंगे उनके स्वागत के लिए तो मैं इस पद से त्यागपत्र देता हूं, क्योंकि आप जिस राजपद पर अभिमान कर रहे हैं, यह भिक्षु पहले इस राजपद को छोड़ करके उस ज्ञान को प्राप्त किया है। भारतीय संस्कृति की ऐसी सोच थी। ये सोच क्या दर्शाती है? बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था। उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था। शख्स वह मामूली लगता था, मगर ऐसा न था। सारी दुनिया जेब में थी और हाथ में पैसा न था। गुरु के पास ज्ञान होता था और सारी दुनिया उनके पास होती थी। आज स्थिति क्या है? आज
किसी भी शिक्षक का की आत्मा इतनी बलवान नहीं है कि सरकारों के सामने प्रश्न उठा सके, और सरकारें भी इतनी उदार नहीं है कि शिक्षकों के साथ खुली चर्चा करे, उनकी परामर्श को सहर्ष स्वीकार करे। यह बात एक परिवर्तन आया है। आज हम सभी सरकारी आदेशों से बंधे हुए हैं। जो भी आदेश आ जाता है उसका पालन के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यह सबको विचार करना चाहिए कि आचार्य के पद तक पहुंचा हुआ व्यक्ति अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कहीं भी वह अपने समय और शक्ति को लगाता है तो अगली पीढ़ी के साथ न्याय नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक और तत्व हो गया समाज। समाज की क्या भूमिका थी? प्राचीन गुरुकुलों में लोग भिक्षाटन कर करके अपने लिए पढ़ने अध्ययन अध्यापन के लिए समय बचाते थे। समाज हर प्रकार से सहयोग करता था। आज का समाज, खासकर बांसवाड़ा का समाज, विद्यार्थी बोलते हैं कि हमारे घर में पिताजी पीते हैं, अन्य प्रकार के व्यसनों में हैं, घर पर पढ़ना मुश्किल है, मैं क्या करूं? और समाज के साथ समाज कभी भी अभिभावक यह पूछने नहीं आते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई में गति क्यों नहीं हो रही है, किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है। यहां का अभिभावक पूर्ण रूपेण सोया हुआ है। यह हमारे सामने में चुनौतियां हैं, इनको हमें जानना होगा। लेकिन फिर भी मैं आशावादी दृष्टिकोण रखता हूं। आज की जो स्थिति हुई है इतनी खराब, यह कॉलेज में उच्च शिक्षा में 25 साल मेरे हो गए। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में जब मैंने 1996 में ज्वाइन किया था, उस समय 100 से ज्यादा शिक्षक उस कॉलेज में थे। विद्यार्थियों की क्लासेज नियमित चलती थी और अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त समितियां कम से कम थी। अन्य कहीं भी व्यस्तता शिक्षकों की नहीं थी। इसलिए मैं उस समय के विद्यार्थी जिज्ञासु थे। उन लोगों ने शिष्य गुरु संवाद केंद्र प्रत्येक दिन रविवार को आकर शुरू किया। आज स्थिति क्या हो गई है? धीमे धीमे क्या हुआ कि समितियों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, और जैसे जैसे समितियों की संख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे क्लासेज कम होते चले गए, क्योंकि समितियों के लिए सूचना इकट्ठा करना और शिक्षकों की संख्या भी घटती चली गई। आज उस कॉलेज में 100 की जगह 1/3 शिक्षक रह गए और समितियां 3 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। उन समितियों के प्रोग्राम्स को कराने के लिए बच्चों को क्लास से घेर कर लाना पड़ता है और बच्चे उसमें उत्सुक नहीं होते हैं। इस कारण विद्यार्थी शिक्षकों से दूर हो गए। यह चुनौती आई है। तो यह बात समझने की है कि जब समितियों की संख्या बढ़ गई और शिक्षकों की संख्या घट गई, तब गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को लगाना भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो ऐसे हालात में आज हमें करना क्या है? अब इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारा शैक्षिक संस्थान तीर्थ कैसे बने? शैक्षिक संस्थान को तीर्थ बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को, इसमें जो सुझाव दिए गए, शिक्षकों को आगे बढ़ना होगा। शिक्षक अपनी भूमिका को, अपनी गौरव गरिमा को पहचाने। जो बांटता फिरता था दुनिया को उजाले, उसके दामन में आज अंधेरे ही अंधेरे हैं। ऐसा क्यों? तो शिक्षकों को अपने ज्ञान पिपासा को बढ़ाना होगा, वाली बात। दूसरी बात,
विद्यार्थियों को यह जानना होगा कि यदि ज्ञान की प्यास नहीं होगी तो वे किसी भी संस्थान का सदुपयोग नहीं कर सकते। ज्ञान की प्यास होना जरूरी है। तो वे महाशिक्षा संस्थान आए लर्निंग के लिए, सीखने की प्रवृत्ति के लिए, और सरकार और समाज से भी यह अपेक्षा रहेगी कि इस बात को हम समझें। भारत युवाओं का देश है, भारत इस पर बहुत गर्व करता है, लेकिन युवा शक्ति ऐसी शक्ति होती है कि यदि यह सकारात्मक दिशा में जाए तो भारत को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन यदि नकारात्मक दिशा में जाए तो यही शक्ति भारत को नरक भी बना सकती है। मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः। मन मनुष्य को के बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। इसीलिए मानव कहा गया है। तन महत्वपूर्ण नहीं है, मन महत्वपूर्ण है, और उस मन का निर्माण शिक्षा के द्वारा होता है। अतः हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो भी हमारे सामने में शिक्षा जगत के हालात हैं, उसको वास्तविक धरातल पर जाकर देखें। नई शिक्षा नीति से बहुत उम्मीद थी। सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई ताकि विद्यार्थी क्लासों में आए, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली जिस समय शुरू की गई है उसका यह फल हो रहा है कि हर 6 महीना पर परीक्षा हो रही है, लेकिन पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं, और शिक्षक को आंतरिक मूल्यांकन में एक शिक्षक, जिस विभाग में 11 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां पर एक शिक्षक काम कर रहा है। सभी की कॉपियां चेक करना, सभी को नंबर चढ़ाना, इसमें शिक्षकों का इतना समय जा रहा है। उसके अतिरिक्त कई प्रकार की अन्य योजनाएं, स्कॉलरशिप योजना, स्कूटी योजना, सरकार बहुत कुछ कर रही है ताकि विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ सके, लेकिन शिक्षकों को इस काम में अपनी समय और शक्ति लगाना पड़ रहा है। यहां पर यह शिक्षा के लिए बाधक तत्व साबित हो रहा है। तो समाज कल्याण विभाग का जो काम था, समाज कल्याण विभाग करे। गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को नियोजित करने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार दिशा निर्देश दिए हैं। तो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति जो युवा शक्ति है, उनको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एकमात्र माध्यम है शिक्षा का वातावरण। ज्ञान अनंत शक्ति है, और उस ज्ञान के द्वारा ही पूरा विश्व आज बदल गया है। विज्ञान ने पूरे विश्व को इतनी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया, इतने संसाधनों से लैस कर दिया। एआई के जमाने में, चैटबॉट के जमाने में हम हैं। तो वह ज्ञान जिसने बाहर के जीवन को इतने सुख सुविधा, इतने संसाधनों से भर दिया, उस ज्ञान का एक आंतरिक आयाम है जो भारतीय ज्ञान परंपरा के पास था। इस चेतना को भी उतनी ऊंचाइयां देना होगा। विज्ञान ने एटम बम दिया, लेकिन एटम बम उन हाथों में पड़ गया जिनको चेतना की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं थी। क्या हुआ यह कि उस एटम बम से हिरोशिमा और नागासाकी हुआ। मोबाइल वरदान साबित हो सकता है, लेकिन यह अभिशाप साबित हो रहा है। क्यों? हमने विवेक नहीं दी। विवेक शिक्षा के द्वारा आता है। यह विवेकानंद जयंती का सप्ताह चल रहा है। जहां विवेक होगा वही आनंद होगा। और विवेक का काम क्या है? आज के विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं। क्या कभी तुम जान पाए जीत क्या है, हार क्या है? इस जरा सी जिंदगी में जिंदगी का सार क्या है?
विद्यार्थियों को जिंदगी का सार नहीं मालूम। वह सार सिखाएगा शिक्षा, विवेक देने वाली शिक्षा। इसीलिए विवेक देने वाली शिक्षा हमारी अगली पीढ़ी को मिले, इसका हमें ध्यान में रखना होगा। मुकुल कानिटकर जी का व्याख्यान मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आदर्श शिक्षा संस्थान तभी बन सकता है जब वह अध्ययन केंद्रित हो, दूसरा आचार्य केंद्रित हो, और तीसरा आनंद केंद्रित हो। ज्ञानम अनंतम आनंदम कहने वाली संस्कृति में आज ज्ञान बोझ कैसे बन गया, यह विचार का विषय है। अंत में एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे वास्तविक धरातल का पता चलेगा। अचानक कॉलेज में एक शिक्षा संस्थान में आग लग गई। प्राचार्य बाहर दौड़े हुए आए। लोगों ने कहा कि क्या बचाया जाए, इस आग से क्या बचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला जरूरी है कि जितनी भी फाइलें हैं उसको बाहर निकाल लिया जाए। फाइलों की अलमारी बाहर निकाल ली गई जिसमें स्कॉलरशिप के फाइल अन्य थे। दूसरी बार जाने पर उन्होंने कहा कि सैलरी बिल वाली फाइलें सब निकाल ली जाए। सैलरी बिल वाली भी फाइल निकाल ली गई। तीसरी बार जाने के लिए जगह नहीं रही और उस आग में एक क्लास में कुछ बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहा था, वो जलकर मर गया। अब यह कहानी कहना क्या चाह रही है कि आज व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि किसी भी शिक्षा संस्थान के प्रधान को और सब कुछ याद रह जाता है, क्लास की याद नहीं रहती है कि वहां पर कोई शिक्षक पढ़ा रहा होगा, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे। शिक्षालय को कार्यालय में तब्दील होने से रोकने के लिए हमें शिक्षा संस्थान को अध्ययन केंद्रित बनाना होगा, आचार्य केंद्रित बनाना होगा। आचार्य जो अपने आचरण से ही शिक्षा को, उठने बैठने से भी विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है, व्यवहार से, उसको आचार्य कहते हैं। और हमारा शिक्षा संस्थान आनंद केंद्रित हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि हमारा शिक्षा संस्थान हमारा तीर्थ बने, ताकि कोई भी कैसी भी चेतना उस क्षेत्र में आए तो वह चेतना परम ऊंचाइयों को छू सके। बहुत बहुत धन्यवाद।